मित्रों, मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। और आज हम इस कार्यक्रम के 209 यानी 209th एपिसोड में आपके समक्ष उपस्थित हैं। चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजेतिया जी, इनका हमेशा से अनुरोध रहा है कि पूरे विश्व में जो कुछ खास विशिष्ट दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को समुचित जानकारी मिल सके। और साथ ही उनका ये आग्रह रहा कि इस विषय पर अगर हम अखिल भारतीय जो भारतीय स्तर के फिर राष्ट्रीय स्तर के अगर विशेषज्ञों को हम आमंत्रित कर सकें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारा को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे पर हम मुंबई के सुप्रसिद्ध बालरोग विशेषज्ञ और छाती रोगों के विशेषज्ञ यानी पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा जी जुएकर को हमारे आमंत्रित कर पाए। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। एक हंसमुख व्यक्तित्व की पहचान रखने वाली डॉक्टर मनीषा जी इस विषय में अपनी विशेषज्ञता रखती हैं और हमारे अनुरोध को पूर्णतः मान देते हुए वे आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो इस दिवस को मनाने के पीछे क्या इसका औचित्य है, क्यों मनाया जाता है? पहले तो मेरा नमस्कार अग्रवाल डॉक्टर को और सभी मेरे भारतीय मित्रों को और मेरे बच्चों को थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने मुझे इस स्तर पे बुलाया। आई थिंक टीबी या क्षय रोग जिसे हम कहते हैं वो हमारे दुनिया की स्पेशली भारत की सबसे बड़ी तकलीफ या जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, क्योंकि जग भर में 1/4 यानी कि 1/4 कम्युनिटी में यहाँ पे टीबी पाया जाता है। तो अगर हमें ये टीबी मिटाना है तो हमें ना सिर्फ डॉक्टरों की पर बल्कि लोगों की या सोशल वर्कर्स की, इनकी सहायता की भी बहुत जरूरत है। वर्ल्ड टीबी हम जग स्तर पे तो हम इसे 2030 में मिटाना चाहते थे, लेकिन भारतीय स्तर में हम चाहते हैं कि ये 2025 तक इस भयंकर बीमारी का इलाज करके उसको मिटाने की कोशिश करें। क्योंकि हमने देखा गया है कि टीबी के वजह से जो हानिकारक उनके जो इफेक्ट्स होते हैं उससे ना केवल बच्चे पर हमारे जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए आई थिंक हम ये दिवस मनाना चाहते हैं। मतलब जैसा मैंने बताया कि हर वर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे यानी विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे की पृष्ठभूमि ऐसी है कि इसी दिन सन 1882 में 1982 में एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने इस जंतु की जो टीबी किस जंतु से उसकी खोज की है। क्योंकि इसके पहले तमाम अटकलें लगा करती टीबी इससे होता है उससे होता है, पर जब उन्होंने बता दिया कि जंतु से होती है तो पूरे हमारे शोध रिसर्च इस जंतु के विरुद्ध दवाइयां खोजने में लगी और इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति इसके ट्रीटमेंट में हुई। मैम, आपने उल्लेख किया है कि ये बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ऐसे क्यों कहा कि ये टीबी बच्चों में ज्यादा महत्वपूर्ण है? टीबी में बहुत ज्यादा, पहले बात तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो टीबी है ये बच्चों को हमारे बड़ों से होता है। बड़ों में प्रोग्रेसिव प्राइमरी या फाइब्रो कैविटेटरी टीबी जिसे हम कहते हैं, यानी कि टीबी बहुत फैल के उसमें पस जब जम जाता है तो हम तब ये बड़े जब किसी बच्चे से बात करते हैं या किसी एक घर में अगर ये साइट है तो इनके वजह से जब ये बात करते हैं तो हम जैसे जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, आई थिंक अभी कोविड के वजह से तो सभी को इस बात की जानकारी है कि ड्रॉपलेट या एरोजॉल क्या मतलब क्या होता है। सॉरी, इस वजह से ये इन्फेक्शन बच्चों में तुरंत फैल सकता है, क्योंकि बच्चों की प्रतिकार शक्ति बहुत ही नाजुक और कमजोर होती है। इस वजह से जब ये टीबी के कीटाणु बच्चों के अंदर जाते हैं, ना कि गांठ का टीबी पर फेफड़ों का टीबी या सर का टीबी या पेट का टीबी, ये सब टीबी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इस वजह से अगर ये टीबी दिमाग में फैल जाता है या इससे दिमाग में पानी भर जाना, तो उस वजह से बच्चों की डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर भारी असर पड़ सकता है।
जैसे लकवा मारना, अकड़ी आना या तो फिर झटके आना, और ये बच्चे कायम स्वरूपी इस तरह से या पैरालाइज्ड हो सकते हैं। और ये फेफड़े अगर एकदम खराब हो जाते हैं तो इससे भी बच्चों के फ्यूचर के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हमें इस बीमारी की जो सीरियसनेस है वो जानना काफी जरूरी है। तो आपका कहने का मतलब अगर बड़े आदमी में ये होती है तो उसको अगर 10-20 साल में हो तो उसकी तो उम्र हो गई, लेकिन अगर बच्चों में हुए है तो उसको तो पूरी उम्र अपने को इसके साथ निकालनी है, और इसका अगर ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली बराबर नहीं हुआ तो इसकी सही, सिक्वेल के एकदम साथ सही, उसको रहना पड़ेगा। मैम, बराबर, एकदम सही सर। प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चले कि बच्चों में टीबी हुई है या इसकी हमें जांच करानी चाहिए? देखिए क्या है कि बच्चों में अधिकतर खांसी, सर्दी, बुखार ये आना तो काफी आम सी बात है। लेकिन जब ये खांसी, सर्दी या बुखार हद से ज्यादा बढ़ने लगे, या तो फिर जो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते हैं उससे ठीक ना हो, या तो फिर बच्चे के खाने पे असर पड़ रहा हो, या बच्चे खाने में कोई इंटरेस्ट ना दिखाए, या तो फिर कमजोर होने लगे, या वजन उनका घटने लगे, या हल्का शुरुआत में तो हल्का हल्का बुखार आता है, जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ने लगता है ये बुखार तेज होने लगता है, खांसी में कफ या बलगम आना चालू हो सकता है, और ये बच्चे बार बार बीमार पड़ सकते हैं। अगर ये टीबी दिमाग में फैल गया है तो बच्चे झटके के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या दिमाग में पानी भर सकता है। तो यूजुअली इन चीजों की वजह से बच्चे यूजुअली कॉमनली हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सब लक्षण जब भी आपको लगे तो आपको तुरंत ही आपके नजदीक ही डॉक्टर के पास जाके इसकी तुरंत सलाह लेनी चाहिए, और इसका तुरंत इलाज या जांच करनी चाहिए। तो मैम, ये राइट। टीबी का जो जंतु होता है ये हमारे बॉडी के किस हिस्से पर अटैक करता है? तो शुरुआत में क्या होता है कि जब ये कीटाणु हमारे खून में फैलते हैं तो ये बच्चों में खास करके हमारे लिम्फ नोड्स यानी कि गांठों में यूजुअली अधिकतर पाया जाता है, या तो फिर फेफड़ों में भी फैल सकता है अगर ये टीबी के कीटाणु कम मात्रा में है, या तो फिर बच्चे की प्रतिकार शक्ति काफी अच्छी है तो फिर ये कीटाणु वैसे ही रहेंगे हम, और पूरा इन्फेक्शन नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो, या तो फिर बच्चे की प्रतिकार शक्ति कम हो, या बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ टीबी हो, तो ये टीबी की बीमारियां फेफड़ों को असर कर सकती हैं, अतड़ियों में जाके उसमें गांठ बन सकती है, और जैसे कि मैंने इस पहले उल्लेख किया है कि सर का टीबी भी हो सकता है। तो यानी राइट। मुख्यतः ये अपने फेफड़ों में होता है, पर ये शरीर के कोई भी भाग में कहीं पर भी हो सकता है। बराबर, कोई भी भाग पर असर कर सकता है। ये तो जैसा मैम राइट। कह रही है कि टीबी एक जंतु से होता है, और जब जंतु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी जो प्रतिकारक शक्ति होती है, इम्यूनिटी होती है, उस जंतु पर काबू पाने की कोशिश करती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब राइट। अगर जंतु भारी हुआ तो बीमारी होगी, या प्रतिकारक शक्ति कम करेक्ट। हुई तो बीमारी होगा। ये बात टीबी के एब्सोल्युटली साथ में होती है। इसका करेक्ट। नाम क्षय रोग होने का कारण ये है कि जब बीमारी अंदर घुसती है तो जैसे मैंने बताया कि उसकी भूख कम होती है, वजन धीरे धीरे कम होना चाहता है, तो धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है, इसलिए इसको क्षय रोग कहा जाता है। करेक्ट। मैम, आपने कहा कि बच्चों में ये बीमारी जब होती है तो इसका निदान बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसके निदान के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे डायग्नोसिस के लिए? पहले यस, पहले तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे टीबी के लक्षण जैसे हम जब हमने बताया, अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो पहले हम ऑन-टू टेस्ट यानी कि हाथ में टीके का जांच करते थे, और उस बिना पे टीबी की दवाइयां चालू कर जाती थी। लेकिन अब ये काफी पुरानी हो चुकी है बात, और अभी अगर 5 साल के नीचे बच्चे हैं तो हम पेट में छोटी सी नली डाल के पेट का पानी निकाल के उसको तपास कर सकते हैं, या तो फिर बड़े बच्चे हैं तो हम थूक का तपास करके दे सकते हैं। और ये तपास कोई भी आप टीबी जैसे टीबी नियंत्रित केंद्र है वहां पे जाके कर सकते हैं, और इसे हम सीबी नैट या जीन एक्सपर्ट करते हैं, जीन एक्सपर्ट टेस्ट कहते हैं। और अभी इस फील्ड में इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि हम 24 घंटे के अंदर पता कर सकते हैं कि बच्चे को टीबी की बीमारी है या नहीं है, और इस बिना पे हम आगे जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
तो ये शुरुआती जांचें काफी जरूरी है हर बच्चों के लिए जिसमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। मैम आप और जी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये इतने महंगाई जो हम डायग्नोसिस या टेस्ट जिसे कहते हैं, ये मोस्ट सरकारी हॉस्पिटल्स में कंप्लीटली फ्री यानी कि मुफ्त मिलते हैं, मुफ्त किए जाते हैं। तो आई थिंक जिन लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या कठिनाइयां है, वो भी ये टेस्ट कंप्लीटली फ्री कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि पूरी दुनिया में इस बीमारी को खत्म करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक निर्धारित किया है, लेकिन हमारी सरकार ने इसे 2025 तक किया है। और इसी राइट दिशा में कि इतनी जो महंगी टेस्ट है उससे भी वो मुफ्त में दे रहे हैं, बिना किसी चार्ज के दे रहे राइट हैं। तो राइट दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप मैम की बताई बातों का पूरा लाभ लें, जहाँ कहीं आपको शंका दिखती है, आपके डॉक्टर इसका सुझाव देते हैं, तो इसका पूरी तरह से पालन करें। तो मैम जब राइट इतनी चर्चा के बाद निश्चित तौर से हमारे में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चों को टीबी हो, तो इससे बचाव राइट के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? आई थिंक अभी क्योंकि कोविड के वजह से हमें काफी सारी सीख मिली है कि इसका इसका जो स्प्रेड है वो ऑलमोस्ट जैसे हमने कहा कि ड्रॉपलेट या थूक के वजह से या खांसने की वजह से या छींक के वजह से हो सकता है। तो इसमें बेसिक कॉफ एटिकेट्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि खांसते वक्त आप कोई भी पब्लिक प्लेस में हो या कोई किसी भी जगह पे हो, तो आप खांसते समय एटलीस्ट हाथ रख सकते हैं या रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं रास्ते पे आते जाते थूकना, ये आपको सख्त तरह से नहीं। अवॉइड करना है या फिर बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी तरह की आपको खांसी सर्दी कुछ भी हो या बुखार हो जो कि बहुत दिनों के बाद भी चल रहा है या आपका वजन कम हो रहा है, तो आपको तुरंत जांच लेनी चाहिए। अगर किसी वजह से आपका निदान आता है, पॉजिटिव आता है, तो आपको ट्रीटमेंट बराबर से जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करे वो ट्रीटमेंट आपको बराबर से फॉलो करनी चाहिए, ना कि बीच में छोड़ दे। कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद आप आपके डॉक्टर के साथ सलाह लेके उनसे फॉलो अप कर सकते हैं और बाकी जो न्यूट्रिशन का ख्याल है वो भी रख सकते हैं। अगर आपके परिवार में बाकी और कोई बच्चे हैं या बूढ़े हैं या और कोई आपकी फैमिली है, तो उनका भी साइमल्टेनियस जांच होना उतना ही जरूरी है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमको इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए। राइट दर्शकों, मैम ने बताया कि चूंकि ये जो जंतु होता है ये खांसी से हमारे जो थूक होता है, हमारे जो खांसी का जो बलगम होता है उसके अंदर होता है, और ड्रॉपलेट जिसका ये उल्लेख कर रही है, ये छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में घूमते हैं, और इन्हीं कणों में जंतु होता है। यह बात जहाँ कोविड जैसे जंतु पर लागू होती है, वहाँ टीबी यानी क्षय रोग के जंतु पर भी लागू होती है। तो मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जो इससे बीमार व्यक्ति, वो छींकता खांसता है, जोर से बोलता है, हंसता है, तो ये जंतु वो वातावरण में फैला रहा है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति अगर वो सांस लेता है, जंतु उसके शरीर में जाते हैं। बच्चे हमारे चूंकि उनकी प्रतिरक्षा शक्ति कम है, तो उनमें जंतु जाकर बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। और इसीलिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है, तो इसका मतलब निश्चित तौर से आसपास में कोई बड़ा व्यक्ति है जो इस बीमारी को दे रहा है। मैम ने बताया कि राइट अगर उसमें पॉजिटिव आया तो आसपास के पूरे लोगों की जांच होनी थी, ताकि हम उस इंडेक्स केस को या जो मेन संक्रमित व्यक्ति उसको पहचान पाए, उसका ट्रीटमेंट कर सके। मैं आपने ऐसा क्यों राइट कहा कि ट्रीटमेंट पूरी तरह से लेना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा पाया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन केसेस बढ़ते जा रहे हैं? सी कैसे होता है कि अगर जब हम टीबी की दवाइयाँ चालू करते हैं, तो ये जो शुरुआत की दवाइयाँ रहती है वो एक तो सस्ती रहती है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो इससे क्या होता है, जब आप ट्रीटमेंट पूरी करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे कीटाणु मर जाए यानी कि नष्ट हो जाए, ताकि हम दूसरों को ये टीबी की बीमारी ना फैलाएं। लेकिन अगर आप किस वजह से ये ट्रीटमेंट बंद करते हैं या उनको बराबर से नहीं लेते हैं, तो ना के ही हम रेजिस्टेंस करते हैं, यानी कि ना के ही ये कीटाणु, जैसे हम बोलते हैं कि ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं या ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और फिर इन कीटाणुओं को डिस्ट्रॉय करना या खत्म करना बहुत ही कठिन
ही कठिन भी हो जाता है, प्लस इसकी ट्रीटमेंट या दवाइयाँ और ज्यादा महंगी भी रहती है। प्लस हमें जो 6 या 9 मंथ के जो ट्रीटमेंट रहते हैं, फिर हमें वही ट्रीटमेंट 18 महीने के लिए या कभी 2 साल के लिए भी करनी पड़ती है। प्लस इनका इफेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहता है। तो और जब ये रेजिस्टेंट कीटाणु हम जब दूसरी जगह फैलाते हैं, तो वही असर होता है कि उनको नष्ट करना और ज्यादा कठिन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो हम शुरुआत में ट्रीटमेंट करते हैं वो पूरी करना बहुत ही मायने और बहुत ही जरूरी है। मैम, जैसे आप बता रहे कि सरकार ने इसका जो लक्ष्य रखा है, बाकी भले 2030 तक करें, तो हमारा लक्ष्य 2025 तक है। तो इस ट्रीटमेंट को आप बता रही है, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? जैसे हमने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में सीबी नेट कम्प्लीटली फ्री किया है। प्लस ये दवाइयाँ जो टीबी की हम देते हैं वो कम्प्लीटली फ्री दवाइयाँ हैं। आपको सोशल वर्कर्स है या जो नर्सेज हैं या जो फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये हर घर में जाके जिन बच्चों को या तो फिर जिन अडल्ट्स को ट्रीटमेंट चालू है उनका फॉलो अप करते हैं। हर घर में जाके उनको फोन करना, कांटेक्ट करना, उनको मैसेज करना ताकि वो दवाइयाँ बराबर ले रहे हैं कि नहीं है। या तो फिर उनको इंसेंटिव दिया जाता है जिन लोगों का अगर डेली वेजेस जो बोलते हैं या जिस वजह से वो काम कर रहे हैं और किसी वजह से वो काम पे नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें भी इंसेंटिव देते हैं हमारे गवर्नमेंट के। पर माह उन्हें कुछ सालाना पैसे दिए जाते हैं। जो वर्कर्स है जो एफर्ट लेते हैं कि हम अब के ये जो पेशेंट्स हैं वो अपनी पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, उन्हें भी गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है। या जो मासिक जो जो हर मासिक में हमें जैसे सालाना हम पैसे देते हैं, ताकि ये जो इंसेंटिव है, ये जो भावना है कि नहीं हमें ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी है, तो वो ज्यादा जाग उठती है। प्लस जैसे मैंने कहा हम बहुत सारे जगह पर डॉक्टर्स अभी अवेलेबल है और हम कार्यक्रम करते हैं। जैसे अब हम ये वर्ल्ड टीबी डे मना रहे हैं ताकि जितनी जानकारी और हम लोगों की तरफ फैला सकते हैं, हम वो सब कर रहे हैं जो भी पॉसिबल रहेगा। लेकिन कैसे है कि ना कि डॉक्टर, पर जैसे हमने पहले भी कहा ये सोशल वर्कर्स लोगों की भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ये डिजीज को नष्ट करने के लिए। मैम, क्योंकि ऐसा पुराने समय से होता था कि जब ऐसा कहते थे कि टीबी हुआ तो उसमें रोना धोना मच जाता है कि शायद उसका आखिरी समय आ गया। तो अब इतने जैसा बताएं कि ट्रीटमेंट इतना अच्छा आया है, इफेक्टिव आया है, तो अभी टीबी का पूरा इलाज संभव। फिर भी हमारे समाज में इसके प्रति एक दुर्भावना है, स्टिग्मा है। इस बारे में आप हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यवश बात है क्योंकि अभी भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जब हम उनको बताते हैं कि आपको टीबी है या टीबी की आप में लक्षणें दिखती हैं, तो उसे हम सोशल स्टिग्मा जिसको कहते हैं, यानी कि एक तो पहले लोगों को ये भावना रहती है कि हमें टीबी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो ये मिटाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। उसमें कोई क्लास नहीं है कि बड़े क्लास के लोगों को या छोटे क्लास के लोगों को ही होगी, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम किसी को ना बताएं कि हम उनको इन्फेक्शन हुई है, या तो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते, या तो फिर हमारे पास आने के बाद अगर हम उन्हें ये बताएं कि उन्हें टीबी है या टीबी की लक्षणें हैं, वो हमारे पास फिर से जांच के लिए नहीं आते। तो आई थिंक मैं उन सब लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो इन्फेक्शन है ये बाकी इन्फेक्शन के जैसे ही है और ये पूरी ठीक होने वाली बीमारी है। और ये आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए और हमारे पूरे जग के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ना केवल अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, पर आपकी वजह से आप दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। इसके वजह से आप ये टीबी खुद के शरीर को ही नहीं नष्ट कर रहे, पर बाकी बाकी लोगों की तकलीफें भी बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक ये पहले तो आपको ये सोशल स्टिग्मा बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए, ये क्योंकि बाकी सब बीमारियों की जैसे ही है। तो अगर आप पूरी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। राइट।
मैम, अब हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर, हालांकि आपसे बातचीत करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की सीमा को देखते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे विशेषज्ञ के स्वभाव का वह एस्पेक्ट वह पहले लोगों के सामने लाते हैं जो सामान्यतः दिखता नहीं है। मैंने आपको जब भी देखा, आपके चेहरे पे हमेशा हंसी देखी है। आप मुंबई Thank जैसे महानगरों में अपनी पूरी प्रैक्टिस चलाती, काफी बिजी हैं, साथ में एक उत्कृष्ट गृहिणी है, क्योंकि आपके भोजन की काफी लोग तारीफ करते हैं। और आपने गिटार भी शुरू किया है, गिटार चलाना। तो इतने सब का आप कैसे मैनेज कर लेती? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने कहा, आई थिंक भगवान ने महिलाओं को बनाया है मल्टीटास्कर्स, यानी कि या मल्टीटास्कर कहें या मल्टी टैलेंटेड कहें, या ये हर गृहिणी को एक्चुअली लागू है, क्योंकि ना केवल प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, बच्चों के लाइफ में, बाकी सभी चीजों में ये गृहिणी जैसे 10 हाथों के जैसे हम काम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सिर्फ मेरा श्रेय नहीं है, ये बाकी सब महिलाओं के लिए लागू है। तो आई थिंक या पर आप टाइम मैनेज कैसे कर लेती? मेरा मुख्य प्रश्न ये है, क्योंकि आई थिंक नहीं, ये जैसे मैंने कहा, ये हर महिला के लिए, ये भगवान ने सब महिलाओं को ये टैलेंट दिया है कि हम एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो आई थिंक इसीलिए वुमेन्स डे को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सो आई थिंक यस, जैसे सब मैनेज कर लेते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, और निश्चित तौर से जो महिलाओं को जो स्थायी शक्ति दी धन्यवाद। है, उनमें थैंक मल्टीटास्कर यू। दी है। लेकिन एक बात मैं आखिर से कहूंगा, शिकायत जैसे कि जेंडर बायस नहीं हो कि पुरुषों को आपने पीछे रख दिया है महिलाओं को आगे करने के लिए। आई थिंक ये तो नोन फैक्ट है सर। देखिए मैम, चूंकि नहीं, आपका समय काफी कम है तो विवाद का विषय नहीं है। दर्शकों, कार्यक्रम हमने हमारी तरफ से कोशिश की कि अच्छे से अच्छा बने, आपको जानकारी देने वाला बने, लेकिन इसका निर्णय आप करेंगे, और इसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से हमें सूचना दे सकते हैं। समय की सीमा को देखते आपसे विदा का समय हो गया, इस आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विशेषज्ञ के साथ फिर से भेंट होगी। शिवान, जिस रोचक ढंग से आपने जितना हंसते खेलते हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।